नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अगले 5 क्वेश्चन जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2018 का पेपर था, उसके अगले 5 क्वेश्चन का फील्ड लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें अगले 5 क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, मैंने पहले जैसे अभी आपको 5-5 करके 2 बार मैंने आपको लेक्चर में करवाए हैं क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। तो अब अगले जो 5 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इनमें आपको बेसिक लेवल तो ठीक करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई उपाय ही नहीं है। बेसिक लेवल तो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्लस आपकी जो समझ है वो भी काफ़ी अच्छी विकसित होनी चाहिए। अगर आपकी समझ विकसित नहीं है गणित के प्रति, मैथ्स के प्रति, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, और अगर आपको समझ नहीं है तो फिर आप दूसरों से अलग कैसे होंगे, और दूसरों से अलग नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते टाइम पे कि आपकी थोड़ी सी अलग समझ विकसित करने की कोशिश करूँ कि आप समझ सकें कि मैथ्स में सिर्फ सवाल निकालना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सवाल को अलग अलग तरीके से टैकल करना, क्योंकि हमें कम से कम समय में भी हल करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो दिमागी समझ है, जो सोच है सवाल के प्रति, वो भी काफ़ी बदली हुई, काफ़ी विकसित होनी चाहिए। देखिए, आइए समझाता हूँ मैं। जैसे इस क्वेश्चन को लीजिए कि 2 वृत्त है, ठीक है, दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को स्पर्श करते हैं, एक्स एक्स को भी स्पर्श करते हैं और वाई एक्स को भी स्पर्श करते हैं। दोनों वृत्त पृष्ठ पर बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दोनों बाहर से टच करते हैं, सिर्फ टच करते हैं एक दूसरे को, निकल जाते हैं। इनमें से एक वृत्त दूसरे से बड़ा है, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। यदि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई हो, ये देखिए, पाई वर्ग इकाई कब होगा? जब वृत्त की त्रिज्या 1 होगी, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल पाई के बराबर है, इसका मतलब आर कितना रहा होगा? आर 1 रहा होगा। तो बड़ा वृत्त जो है, उसके बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी 1। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिमाग को विकसित करना होगा, थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सोचना होगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको मिल गई 1। अब आपको बराबर में लिखना, ये नहीं करना, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या अभी तक हमें नहीं दी गई, मान लीजिए स्मॉल आर नाम है, और ये भी हमें निकालनी है। आइए अब डायग्राम पे बात करते हैं। तो ये देखिए, ये इसका ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है। ये छोटा वृत्त है, देखिए, जो एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को टच कर रहा है। ये बड़ा वृत्त है जो एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को टच कर रहा है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 1 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आर है। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये सेंटर होने की वजह से ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी आर, और ये इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि 1 है। ये होगी आपकी 1 यहाँ से यहाँ तक, और ये होगी आपकी स्मॉल आर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 1 + आर, ठीक है। सेम ये एक्स एक्स को टच कर रहा है, तो ये टोटल हो गई स्मॉल आर, सही है। ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई आपकी स्मॉल आर, ठीक है। अब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि तो टच कर रहा है, तो ये आर हो गई। ये आर हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी आर हो गई। इस आर में से ये देखिए, ये हो गई आपकी स्मॉल आर, क्योंकि ये इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, सॉरी, ये यहाँ पे 1 है, ये मैं 1 आर आर लिख रहा हूँ, ठीक करता हूँ उसको एक बार। ये बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो तो 1 है, ये 1 है, सॉरी, ये 1 है, ठीक है। ये आर है, तो ये 1 हो गई यहाँ से यहाँ तक। ये 1 होगी, तो 1 में से ये आर गई, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास हो जाएगी 1 - आर। 1 - आर कितनी? इतनी, ये से लेकर यहाँ तक। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, डैश 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 करके, जिसमें से ये दूरी जो है ये स्मॉल आर के बराबर है, इतनी सी जो दूरी है ये स्मॉल आर है। तो ऊपर की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बच गई 1 - आर, और ये 1 - आर, और ये 1 + आर हो गई। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस केंद्र तक, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होगी 1 + आर। और आप देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर इसका नाम रख लें अपन, इसका नाम रख लें ओ, इसका नाम रख लें ओ डैश, और इसका नाम रख लें पी, तो ये जो त्रिभुज बना है ओ ओ डैश पी, ये जो त्रिभुज बना है ये एक समकोण त्रिभुज है। देख पा रहे हैं आप कौन सा त्रिभुज है? देखिए, ये वाला है। क्योंकि चित्र थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें साफ दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए, ये सेंटर, ये वाला सेंटर, और ये, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो एक समकोण त्रिभुज मिलेगा, जिस समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा 1 + आर। 1 + आर क्यों हुआ? क्योंकि ये देखिए, ये तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी यहाँ तक बड़े वाले त्रिज्या प्लस ये छोटे वाले त्रिभुज की, छोटे वाले वृत्त की, तो बड़े वाला वृत्त प्लस छोटे वाला वृत्त, तो टोटल हो गया 1 + आर। ये 1 - आर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 था,
और ये यहाँ से यहाँ तक इतना सा जो हिस्सा था ये कम हो गया, आर कम हो गया क्योंकि आर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 1 माइनस आर हो गया। ऐसे ही बड़े वाले में टोटल 1 था, 1 में से ये आर कम हो गया तो ये 1 माइनस आर हो गया। तो 1 माइनस आर लंब हो गया, 1 माइनस आर आधार हो गया, 1 माइनस आर कर्ण हो गया 1 प्लस आर। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग यानी 1 माइनस आर प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार और लंब दोनों बराबर है। ब्रैकेट्स खोलने पर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r। इस साइड ब्रैकेट खोलने पर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। 2r को इस तरफ ले आइए तो ये आपका हो गया आर स्क्वायर, 2r और 2r 6r हो गया, ये हो गया +1। यहाँ आप सीधाचार्य लगा के मान निकाल लीजिए। 6 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 4 32, 32/2। 32 का हो जाता है 16 × 2, 16 का हो जाता है 4, 4 बाहर आ जाएगा तो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 √2/2, जिससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 √2। अब देखिए प्लस का चिन्ह तो नहीं हो सकता। प्लस का चिन्ह इसलिए नहीं हो सकता कि अगर 3 प्लस 2 √2 हुआ, अगर मान लीजिए 3 प्लस 2 √2 हुआ तो 3 तो ये और 2 ये, √2 जो होता है वो लगभग 1.4 मान लीजिए, तो 1.4 हो गया तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2.8 और ये हो गया 7.8। अब 7.8 कैसे हो सकती है त्रिज्या, क्योंकि छोटे वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 1 है तो छोटे वाले की तो 1 से कम होगी। तो ऑब्वियसली बात है आपका जो आर है वो 1 से कम होने वाला है, तो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 1 है तो छोटे वाले की तो 1 से कम होगी, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर माइनस वाला होगा। तो r बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 √2। अब आप ये देखेंगे इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, कोई भी ऑप्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 माइनस √2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2, ठीक है, और फिर इन्हें आप आगे ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2, जो कि बन गया आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपकी त्रिज्या जो है उसको आप ऐसे, इस जो त्रिज्या है आपकी ये 3 माइनस 2 √2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर। अगर ये त्रिज्या है तो आपका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा आपका πr², पाई हो गया, r ये हो गया √2 - 1 की पावर 2 और उसकी 2 पावर और, तो 4 पावर होगी, तो √2 - 1 की पावर 4, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। और मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया सवाल बनाया गया था। और आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ 2 पावर दी गई है। नॉर्मली बच्चा जो सवाल को नहीं निकालेगा वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा यार एरिया का फॉर्मूला है तो πr² होगा, और πr² होगा तो ये 4 पावर है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर 2 आया, तो बाहर 2 क्यों आएगा, πr² तो पाई आएगा, फिर r आएगा, फिर r चाहे कुछ भी आए फिर उसका स्क्वायर आएगा, तो उसे यही ऑप्शन ठीक लगेगा कि ये ऑप्शन सबसे बढ़िया। ये पहले नंबर पे भी दिया हुआ है ताकि बंदा कंफ्यूज होकर पहला ऑप्शन भरे। जो सॉल्व करेगा उसे तो पता है, जो सॉल्व नहीं करेगा उसे तो यही लगेगा ना कि πr² होना है, πr की पावर 4 तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ बनाने वाले ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, और यहाँ पे इतना आधा हल करने के बाद भी अगर उसे ये ट्रिक नहीं पता कि √3 - 2 √2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे होल स्क्वायर करके भी लिखा जा सकता है, तो विश्वास कीजिए इतना हल करने के बाद भी वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये है इनके बीच का न्यून समद्विभाजक का समीकरण। ये 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं के बीच में से जो भुजा निकले, मतलब ये कुछ ऐसे है 2 लाइनें, इन 2 लाइनों के बीच में से न्यून कोण समद्विभाजक। अभी न्यून कोण समद्विभाजक क्या होता है पहले इसका आइडिया ले लीजिए। अब ये 2 रेखाएं, एक का सपोज कीजिए नाम रख लेते हैं L1, एक का नाम रख लेते हैं L2। अब ये L1 L2 जहाँ भी काटेंगे, जिन भी कोण पे काटेगी, ये कोण θ1 होगा और ये कोण θ2 होगा। इसे एक को कहते हैं आंतरिक कोण, एक को कहते हैं बाह्य कोण। अब दोनों कोणों का जोड़ मिला के 180 होगा। θ1 + θ2 जब 2 रेखाएं काटेगी तो 2 कोण पे काटेगी और दोनों का जोड़ 180 होने। अब एक कोण इसमें से 90 से कम होगा और एक 90 से ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर एक कोण 90 से ज़्यादा हो गया तो दूसरा अपने आप ही 90 से कम हो गया, या एक अगर 90 से कम हो गया तो दूसरा 90 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 180 जोड़ आने। अब 180 जोड़ आने तो एक कोण जो है वो 90 से ऊपर जाएगा तो दूसरा अपने आप ही 90 से कम हो जाएगा। इनमें से एक कोण 90 से छोटा या बराबर होगा तो दूसरा 90 से बड़ा या बराबर होगा। समझ गए बात आप? तो एक कोण जो भी 90 से छोटा या 90 के बराबर है और दूसरा कोण जो है वो अपने आप ही 90 से बड़ा
या 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 है। ठीक है ना। तो एक न्यून कोण कहलाता है और एक अधिक कोण कहलाता है। और इनको जब हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर लाइन एक का जो समीकरण है वो अगर ये a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी रेखा का समीकरण है a2x, L2 का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2, तो न्यून कोण समद्विभाजक जो है, न्यून कोण यानी ये कोण 90 से छोटा है, तो इस कोण का जो समद्विभाजक है, जो बीच से जो लाइन जाएगी L, वो इस तरीके से निकाली जाती है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बट्टा अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आगे लिए जाते हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पे बेटा जो चिन्ह है प्लस माइनस के, इनमें से एक जो है वो है न्यून कोण समद्विभाजक और एक है अधिक कोण समद्विभाजक। अब एक्जैक्टली ये पता करना कि कौन न्यून कोण है कौन अधिक कोण है, तो जो समद्विभाजक आता है, वैसे देखते हैं पहले क्वेश्चन देखते हैं इनमें से क्या, कई बार क्या होता है, देखिए क्वेश्चन को टफ बनाना चाहता है ना बंदा, तो वो दोनों ही डाल देता है, वो दोनों समीकरण। अब यहाँ से दो समीकरण बनेगी, प्लस का साइन लेने से एक समीकरण बनेगी, माइनस का साइन लेने से एक समीकरण बनेगी, तो वो क्या करेगा, दोनों समीकरण डाल देगा। अब दोनों डाल देगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से न्यून कोण वाला कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है। पहले हम देखते हैं कि क्या दोनों डाली हुई है, तब तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, वरना वहीं पर रुक जाते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 यहाँ रख दीजिए, तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका आ गया अंडर रूट 5। ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस इस तरफ हो जाएगा आपका x माइनस का 2y और माइनस का 1 बटे ये भी आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि अंडर रूट 5 हो गया। 5 से 5 कट कर दीजिए। अब एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस का चिन्ह ले लीजिए, दोनों ही ले लीजिए। 2 माइनस वाई प्लस 4, एक बार प्लस का चिन्ह लूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 1, या एक बार माइनस का चिन्ह लेते ही 2x माइनस वाई प्लस 4, ये इस तरफ रह जाएगा, इस तरफ माइनस का चिन्ह लेने से चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का x प्लस का 2y और प्लस का 1, दोनों को इधर लिया, 2x में से एक x गया, ये आ गया आपका x, 2y इस तरफ आ गया, प्लस का 2y हो गया, 2y माइनस वाई प्लस वाई हो गया, 4 और 1 5 हो गया, x प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण 1 आ गई। इस तरफ लेने पर ये आ जाएगी हमारी 3x, 3x और माइनस का 3y, और ये हो जाएगी 4 में से 1 गया 3, 3 का भाग देने पर ये आ गया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो अब आप देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस 5 इसमें नहीं है, x माइनस वाई प्लस 1 इसमें है बस। अब मैंने कहा ना क्वेश्चन को और टफ बनाना चाहता, दोनों ऑप्शन डाल देता, फिर दोनों ऑप्शन डालने के बाद में आपको ये ढूंढना पड़ता कि इनमें से न्यून कोण वाला कौन सा है। अच्छा, न्यून कोण वाला ढूंढा कैसे जाता है, देखिए इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक, कोई भी, चाहिए ये लाइन ले लीजिए, चाहिए लाइन, एक लाइन ले लीजिए, इस एक लाइन का इस लाइन के साथ कोण निकालिए, L और L1 के बीच का कोण निकालिए, ये वाला नाम दे देता हूँ फाई। ये फाई आपको निकालना है, और फाई निकालने के बाद में जो टेन फाई है, टेन फाई निकलेगा आपका। टेन फाई कैसे निकलेगा, m1 माइनस m2, L1 की ढाल L की ढाल बटा 1 प्लस m1 m2। इस तरीके से आप टेन फाई का मान निकालेंगे, मतलब 10 का मान निकालेंगे। ये 10 का मान जो है वो 1 से कम आना चाहिए। 1 से कम आने का मतलब है कोण 45 से कम आना चाहिए, 45 डिग्री से कम आना चाहिए। अगर 45 डिग्री से कम आएगा तो 45 45 इन दोनों का जोड़ 90 से कम आएगा, 90 से कम आएगा, इसका मतलब न्यून कोण है। और अगर सपोज कीजिए ये जो लाइन है इसका कोण 45 है, इस लाइन को आपने यूज़ किया L के तौर पे, L के तौर पे आपने इस लाइन को यूज़ किया और कोण जो है वो 45 से ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण समद्विभाजक है। ये अधिक कोण है तो ये न्यून कोण है, क्योंकि दोनों में से एक न्यून कोण है और एक अधिक कोण है। तो कोई भी लाइन लेके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक अधिक कोण होगी एक न्यून कोण होगी। तो अगर ये अधिक कोण बनाते, ये 45 से ज़्यादा का कोण आता है इसका अगर L1 के साथ, ये L1 है, L1 के साथ अगर इसका कोण 90 से 45 से ज़्यादा आ रहा है, 45 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अधिक कोण वाली है, ये अधिक कोण वाली, तो फिर ये न्यून कोण वाली है। और अगर ये न्यून कोण वाली आ जाती है तो ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। तो इस तरीके से पता किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं बनाया गया, 2 में से एक ही ऑप्शन डाला गया ताकि अगले स्टेप पर चेक ना करना पड़े। तो बढ़िया बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। एक रेखा है एल, 1 0 2 0 0 2 दूरियों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन जब आप बीजगणितीय योग करते हैं तो आप दूरी को इस तरफ है तो प्लस लेते हैं, इस तरफ है तो माइनस लेते हैं। तो बीजगणितीय योग का मतलब है जिस चीज़ से भी आप नाप रहे हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, उसके इस तरफ है तो नेगेटिव, इस तरफ है तो पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो इसे कहते हैं बीजगणितीय। फिर आपने बीजगणित का हिसाब से काम किए। देखिए दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ बीजगणित शब्द का अर्थ क्या है? बीजगणित शब्द का अर्थ है कि जैसे हम लाइन लेते हैं, रियल लाइन लेते हैं, तो रियल लाइन में यहाँ 0 लिखते हैं, 0 के जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये प्लस के नंबर लिखते हैं, इस तरफ जाते हैं तो माइनस के नंबर लिखते हैं। ठीक है ना? क्यों लिखते हैं? ताकि पता चल जाए एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो साइड्स का पता लग जाता है माइनस से। तो सेम यहाँ पे भी है कि बीजगणित योग का मतलब है कि एक तरफ आप माइनस की दूरी मानेंगे, एक तरफ जो भी दूरी आएगी बिंदु की वो माइनस में ली जाएगी, दूसरी तरफ वाली प्लस में ली जाएगी। तो पहले मैं इन बिंदुओं को आपको रेखा पे दिखाता हूँ। तो रेखा पे एक बिंदु है 2 0, तो 2 0 जो है अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 0 का ये पॉइंट है आपका 2 0, और एक पॉइंट है आपका 0 2 0 2, ये वाई एक्स पे होगा। और 1 1 जो है वो एकदम बीचों बीच होगा यहाँ पे आपका, ये 1 1 है। अब आपकी लाइन ऐसी खींचनी है आपको कि वो इन तीनों से दूरियों का जोड़ 0 आ जाए। तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? सोचिए, दिमाग लगाइए। रेखा किस तरीके से बनाए? एक बिंदु से तो होते हुए गुजार देते हैं, क्योंकि इस बिंदु से होते हुए चली जाएगी तो इससे तो दूरी 0 होगी, तो इससे तो कोई दूरी का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि तो लाइन के ऊपर ही आ गया तो दूरी 0। ये 2 0 0 2, ये लाइन जब 1 0 से 1 1 से गुजरेगी इसका मतलब ये 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, क्योंकि एकदम बीचों बीच गई है तो 45 डिग्री वाली लाइन है। और 45 डिग्री वाली लाइन है तो वो एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों से बराबर दूरी पे होगी, क्योंकि पॉइंट बराबर है। देखिए 2 0 एक्स एक्स पर उसी दूरी पर है, 0 2 वाई एक्स पे उसी दूरी पर है। अगर हम दोनों से यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये लंब बराबर आएंगे, ये बराबर दूरी आएगी, जितनी दूरी इसकी आएगी उतनी दूरी इसकी आएगी। दोनों की कोई की दूरी अलग कम ज़्यादा नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि एकदम बीचों बीच से जा रही है ये लाइन बेटा, बीचों बीच से जा रही है, मध्य से जा रही है। और मध्य से जा रही है, समझिए बात को, ये लाइन जो है मध्य से जा रही है, इसका समीकरण होगा y बराबर एक्स। अब मुझे कैसे पता चला कि y बराबर एक्स है? क्योंकि ये 0 0 से गुजरती है तो 0 0 भी इसको संतुष्ट करेगा, 1 1 से गुजरती है तो 1 1 भी संतुष्ट करेगा, तो ऐसा समीकरण y बराबर एक्स ही होगा, जिसमें x 0 रखने पर y 0 आए, x 1 रखने पर y 1 आए, तो y बराबर एक्स हो गया। ये लाइन एकदम बीचों बीच से जाएगी, और एकदम बीचों बीच से जाएगी तो 2 0 से भी इसकी दूरी वही होगी जो इसकी 0 2 से, दोनों दूरियां बराबर है। अगर ये दूरी जो है ये अगर आप d कहते हैं तो ये दूरी भी d होगी, लेकिन एक दूरी इस तरफ है तो ये प्लस की d लेते हैं तो ये माइनस की d होगी। और अब देखिए तीनों दूरियों का योग 0 हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 1 1 प्लस d माइनस d टोटल मिला के 0, क्योंकि 1 1 तो लाइन के ऊपर आ गया और ये दोनों एक की तरफ आ गए तो एक प्लस माइनस। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि वो जो रेखा है जो इन तीनों बिंदुओं से जिनकी दूरियों का योग 0 हो वो किस बिंदु से गुजरेगी? तो साहब वो 1 1 से गुजरेगी, क्योंकि अगर आप 1 1 से नहीं गुजारते हैं उसको, उस लाइन को अगर आप 1 1 से नहीं गुजारते हैं तो फिर दोनों दूरियों का योग 0 0 नहीं आ पाएगा। और सिर्फ 1 1 से ही नहीं, पीछे 0 0 से भी गुजरनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, अगर होता तो थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट कर देता, क्योंकि 1 1 से भी जानी चाहिए, 0 0 से जानी, क्योंकि सिर्फ 1 1 से जाना काफ़ी नहीं है, सिर्फ 1 1 से जाएगी तो ये देखिए। वैसे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का उसके हिसाब से तो 1 1 ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 1 से जाएगी, किससे जाएगी? तो ऑब्वियसली बात है इन चार ऑप्शन में से 1 1 सही है, 1 1 से जाएगी, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट दिए ना, अब ये है कि ये जो 3 पॉइंट है इन 3 पॉइंट में से पॉइंट बताना है, तो भाई सही है कि 1 1 से गुजरती है, क्योंकि 0 2 से गुजारेंगे या 2 0 से गुजारेंगे तो फिर ये दूरियों का जो योग है वो बराबर नहीं रह पाएगा। अब आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, ये क्वेश्चन आगे जाके चैलेंज भी हो सकता है। क्यों चैलेंज हो सकता है? क्योंकि जो 1 1 से जाएगा वो आगे जाके 2 2 से भी जाएगा, क्योंकि जो 1 1 से जाएगा वो आगे 2 2 से भी जाएगा, क्योंकि जो 0 0 से जा रहा है 1 1 से जा रहा है तो वो 2 2 से 3 3 से 4 4 से भी जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो भी इसके साथ बैठता है, 2 2 से जाने वाला जो ऑप्शन है वो भी बैठता है, क्योंकि जो 1 1 से 0 0 से जा रहा है, क्योंकि समीकरण हो गया 0 0 से जा रहा है 1 1 से जा रहा है तो समीकरण हो गया y बराबर एक्स, तो वो आगे जाके 2 2 से भी जाएगा फिर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होते हैं, 1 1 भी सही होता है और 2 2 भी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप ABC का कोई मान रख के कर लीजिए, और दूसरा तरीका है आप उसको व्यापक तरीके से कर लीजिए, मतलब उसको सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करते हैं? तो सॉल्व करने वाला तरीका पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसको पहले आप अलग अलग करेंगे, ये जो थर्ड रो है ना, थर्ड रो को आप दो टुकड़ों में बांटेंगे। तो पहले फर्स्ट वालों को दे दिए ABC A² B² C²,
और ये आपका हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये बांट दिया, माइनस ये -1 वाला जो था ना माइनस, वो बाहर ले लिया, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लेंगे, सेकंड रो से बी कॉमन ले लेंगे, थर्ड रो से सी कॉमन ले लेंगे, तो आपका ए बी सी बाहर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी, ये आपका है ही। अब इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करूँगा, इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा, थर्ड रो को उठा के फर्स्ट पे लाऊंगा, फर्स्ट रो को उठा के मैं सेकंड पे लाऊंगा, तो सेकंड उठ के अपने आप ही थर्ड पे चली जाएगी। ये दो चेंजेस किए मैंने। दो चेंजेस क्या किए, पहले यहाँ से उठा के इसको यहाँ ले आया और इसको यहाँ ले आया। तो ऐसा करने पे दो बार चेंज किया, दो बार चेंज करने पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह वही रह जाएगा जो पहले था। और ये बदल के यहाँ पे 1 1 1 आ गया, यहाँ पे ए बी सी आ गया, यहाँ ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये सारणी कॉमन आ रही है, ये सारणी जैसे कॉमन निकालूंगा ये बचेगा ए बी सी -1 सारणिक 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सारणी का जो मान है, इस सारणी का मान जो होता है, देखिए अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम आप बेसिक से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ रिजल्ट तो एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारणी का, इस सारणी को जब हम खोलते हैं तो इस सारणी को खोलने पर आता है ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये आपको कुछ रिजल्ट, मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब आप एडवांस लेवल की पढ़ने के लिए तैयार है। एडवांस लेवल का मतलब है कि आपका बेसिक और इंटरमीडिएट पहले से अच्छा है। अगर आपका बेसिक और इंटरमीडिएट पहले से अच्छा नहीं है, पहले से आपको ये छोटे मोटे रिजल्ट नहीं पता है, अगर आपको ये छोटे मोटे रिजल्ट अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप पेपर में इनको नहीं सॉल्व कर सकते, ये फर्स्ट ग्रेड के लायक नहीं होंगे फिर। तो ध्यान रखिएगा ये बात। अब आप ये नहीं कि पेपर में आप उसको खोलेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि ए बी सी भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है इसका मतलब ए और बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है इसलिए ये भी जीरो नहीं होगा। बी और सी बराबर नहीं है इसलिए ये भी जीरो नहीं होगा। सी और ए बराबर नहीं है इसलिए ये भी जीरो नहीं होगा। तो ना ये जीरो ना ये जीरो ना ये जीरो, तो बच जाता है आपके पास सिर्फ ए बी सी -1। तो ये बच गया। इसमें अब दिया हुआ है कि इनका गुणनफल इकाई है, किनका गुणनफल, ए बी सी का। ए बी सी बराबर है 1, तो ए बी सी की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 हो गया। अब ये चाहे बचे हुए 0 हो ना हो, इसके 0 होने की वजह से सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। तो आंसर है आपका 0। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, पेपर में ये भी पूछ ले, जरूरी नहीं कि ये शून्य वाला ए बी सी का गुणनफल 1 दे दे, कई बार पूछ ले कि ये जो है ये निम्न में से किसके बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मान जो है वो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए होता है, और साथ में आ जाएगा ए बी सी -1। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे तो अच्छी बात है कि इसने गुणनफल इकाई दे दिया, तो ए बी सी बराबर 1 हो गया। 1 होते आपने 1 में से 1 रखा, 0 आ गया और सब कुछ 0 हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए कि आप इसको छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीके से कि आप ए बी सी का कोई मान रख लीजिए, कोई मान रख के आप सॉल्व कर लीजिए, फिर ऑप्शन के साथ चले जाइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही दे रहा है। अब आपको कह रहा है कि ए बी सी आपको इस तरीके से लेने हैं जिनके गुणनफल इकाई हो, जिनकी गुणा 1 आती हो, तो आप ले सकते हैं 1 2 और 1/2। ये लीजिए, ये 3 नंबर ले लिया आपने। ये तीनों नंबर ऐसे हैं कि इनका गुणा करने पर 1 आएगा। अब इन नंबरों को ए बी सी की जगह रख दीजिए और सारणी का मान निकाल लीजिए, देख लीजिए कौन सा आंसर सही दे रहा है, वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से सारणी के जो सवाल है वो रख के भी चेक किए जा सकते हैं, और रख के नहीं है तो बस आप थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा था कि ये डबल डबल है। डबल डबल है इसका मतलब 2 2 टुकड़े होंगे इनके, और 2 2 टुकड़े होंगे तो फिर दोनों एक जैसे बन के सॉल्व हो जाएगा। या आप अगर 12th क्लास की बुक देखेंगे आरबीएससी की तो उसमें ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी की जो बुक देखेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किताबों से उठाए गए हैं, थोड़े बहुत बदल दिए, कुछ ऑप्शन चेंज कर दिए, थोड़ा बहुत तो करेगा ही, अगला पेपर में दे रहा है इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये लाइन्स है 3, एक ये फर्स्ट लाइन है आपकी, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। इन थर्ड लाइन से जो परिवर्त बनेगा, बाह्य व्रत शब्द का मतलब यहाँ परिवर्त से, क्योंकि वैसे तो व्रत बहुत भी होते हैं, बहिष्वर्त भी होते हैं जो बाहर बनते हैं, लेकिन नॉर्मली हिंदी में जब ये ट्रांसलेट करते हैं ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इंग्लिश में तो क्या इनके सबके अलग अलग नाम है। अब जो परिवर्त होता है वो भी बाहर बनता है, और हर भुजाओं के जो बाहर बनते हैं वो बहिष्वर्त कहलाते हैं, वो भी बाहर ही बनते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, लेकिन हम फिलहाल यही मान के चलते हैं परिवर्त की ही बात कर रहा है। इंग्लिश में अगर होता तो हम एग्जैक्टली समझ पाते कि किसकी बात कर रहा है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जब पढ़े तो प्लीज़ इंग्लिश में भी साथ में पढ़े, वरना ये कन्फ्यूज़न जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले x बराबर 1, तो ये लाइन ले लीजिए x बराबर 1। दूसरी लाइन है y बराबर 2,
तीसरी लाइन है x प्लस वाई बराबर 4। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान 4 आता है, y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान 4 आता है। इसका मतलब ये 4 0 0 4 से जाएगी। ये लाइन जो होगी ये यहाँ पे 4 1 2 3 4 मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये 4 0 पॉइंट है और ऊपर ले लेता हूँ 0 4, तो ये लाइन 4 0 0 4 से जाएगी। तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया और देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम यहाँ के इस पॉइंट के निर्देशांक निकाल सकते हैं क्योंकि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो y बराबर 2 रखेंगे इस लाइन में, क्योंकि इस लाइन का जो समीकरण है वो है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे y का मान आप 2 रखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट के निर्देशांक हो गए 2 2। और ऐसे ही आप जब इस पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ x का मान 1 है, x का मान 1 रखने पर y का मान 3 आ गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 1 3। अब समकोण त्रिभुज के बारे में एक बात हमें बहुत अच्छे से पता होती है। 10वीं में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी जो कहती है कि जब आप समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज में जब आप परिवर्त बनाते हैं तो उस परिवर्त का जो केंद्र होता है, जो परिवर्त आप बनाते हैं उस परिवर्त का केंद्र जो होता है वो आपके कर्ण का मध्य बिंदु होता है। जो कर्ण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है वही आपका परिवर्त का केंद्र होता है। मध्य बिंदु दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। जब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5/2। तो ये आपका केंद्र आ गया। त्रिज्या ये व्यास हो गया पूरा, इस व्यास का आधा कर लीजिए त्रिज्या आ जाएगी। तो ये दूरी निकाल लीजिए, इसको मैं अगर a नाम दे देता हूँ, इसको मैं b नाम दे देता हूँ, तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी हमारा व्यास होगा, ए बी जो होगा वो व्यास होगा। तो ए बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ये आपका व्यास आ गया। त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है, तो अंडर रूट 2/2, तो 1 अंडर रूट कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब आपके पास केंद्र है और आपके पास त्रिज्या है तो वर्त का समीकरण भी आ जाएगा। वर्त का जो समीकरण है वो कहता है अगर आपको केंद्र पता है तो x माइनस एच, एच जो है केंद्र का x निर्देशांक है, k जो है वो y निर्देशांक है, x माइनस एच वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस एच जो है वो 3/2 हो गया आपका, और जो k है वो आपका 5/2 हो गया, और r जो है वो आपका 1/√2 हो गया। इसको खोलने पर ही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ये 3x आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 5y बराबर 1/2। पूरे समीकरण को जब अगर सॉल्व करेंगे आप तो आप पाएंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5y और ये 9/4 और 25/4 ये मिला के आपका हो जाता है 34/4 34/4 यानी 17/2। 17 में से 1 गया 16, 16/2 यानी 8, और इस तरफ आके आपका माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। ये लीजिए आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन बढ़िया थे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मज़ा भी उतना ही आया होगा। अगले लेक्चर में अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।